जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी शुरू किए हैं, क्लास 6 की ज्योग्राफी चालू किए हैं। ये पहला चैप्टर है आज का, जिसमें से क्लास 6 की एनसीईआरटी हम इतिहास को पढ़ा चुके हैं। अब ये ज्योग्राफी शुरू किए हैं, पहला चैप्टर है ये क्लास 6 की भूगोल, चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। अब इसके बारे में हम समझेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। आइए हम समझते हैं शुरू से। आसमान में क्या दिखाई देता है? अब ये एक प्रकार से प्रश्न हो गया, आसमान में क्या दिखाई देता है? जब हम देखते हैं रात होने लगती है, जैसे रात होने लगती है, अगर दिन डूब गया तो आप देखिए आसमान में तमाम प्रकार की चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, जिसे अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में, जैसे में तारों के समूह, फलाना ढकाना, ये सब पूरा जानकारी हम इसमें देखते हैं। जी, यह सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जो रात के समय आकाश में चमकते हैं वो एक खगोलीय पिंड होते हैं। देखते हैं हम, जब रात के समय हम लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं एक तारा निकल रहा है, दो तारा निकल, जगह जगह एक प्रकार पूरे ब्रह्मांड में पूरे जगह ये तारे निकल जाते हैं। ये तारे कोई ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, कोई नजदीक रहता है, कोई दूर रहता है। इसी कारण ये तारे जो होते थे, ये जगह जगह ये जो तारे होते हैं, ये कोई दूर रहता है, कोई नजदीक रहता है, तो ये कोई ये समूह बना के रहते थे। ये सब हम लोगों को रात के टाइम लेट के, अगर खाली साफ मौसम है, आसमान साफ है, तो आप देख सकती हो ये सब के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में हम पूरी तरह से विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए ये जो इनके समूह को खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे के समूह को सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे खगोल पिंड कहते हैं। अब ये समझना, सूर्य चंद्रमा ये सब उसी के हिस्सा हैं। ये जब सब चमकते हैं, उसे सब रहते हैं, उसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। उस सबको मिलाकर खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े बड़े आकार के होते हैं, वह गर्म गैसों से बने, या उष्मा भी उसमें होती है, प्रकाश होता है। इन्हीं खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। अब ये हम समझते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के भी होते हैं, गर्म भी होते, गैस से भी बने होते हैं, मतलब उष्मा भी उसमें होती है, प्रकाश भी होता है। तो कह सकते हैं ये इसे एक तारा के रूप में कह सकते हैं, तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। मतलब हम कह सकते हैं सूर्य भी एक तारा है, जिसमें प्रकाश भी है, उष्मा भी है, बड़े आकार के भी हैं, ये गैस भी पाई जाती है। ये सभी गुण सूर्य के अंदर है। तो ये एक प्रकार से तारा के रूप में माना जाता है। अब ये समझते हैं ये इस बारे में। आप पूर्ण चंद्रमा को एक माह में एक बार देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जब पूरा चंद्रमा जब होता है, पूरा चंद्रमा जब बड़ा सा दिखाई देता है, महीने में एक बार आप देखते हैं, सिर्फ 15 दिन के लिए। उसके बाद ये 15 दिन के बाद दूसरा आ जाता है, अंधेरा आ जाता है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। देखिए हम समझते हैं, आप पूर्ण चंद्रमा को एक माह में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा को एक माह में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। अब ये समझ में आया, ये पूर्णिमा होती है, मतलब कि 15 दिन में बाद पूर्णिमा होगी। उसके बाद आप नहीं देख सकते हो इसको। पूर्णिमा मतलब पूरी तरह उजाला जो है ये चंद्रमा पे मतलब आप नहीं देख सकते हैं। उसके बाद अंधेरी वाली रात आ जाएगी, जिसमें हम यह कह सकते हैं यह नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। इन्हें अमावस्या कहा जाता है। इन्हें 15 दिन बाद ये अमावस्या की रात आ जाती हैं। ये हम समझ सकते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ये पृथ्वी
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के तीनों के एक सीधी लाइन में रहते हैं, एक सीधी लाइन में रहते हैं, तीनों एक सीधी लाइन में रहते हैं। और इसमें से पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये बीच में आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसीलिए ये मतलब पूर्णिमा होता है, ये पूर्णिमा होता है। तो यही इसका भी कंसेप्ट है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है, जो ये 15 दिन बाद, 15 दिन देखते हैं हम उजाला रहता है, 15 दिन अंधेरा रहता है। तो यही एक कंसेप्ट है इसका। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चमकते हैं, मतलब चलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चमकते हैं, ये जैसे ही दिया है, ये कभी भी टेढ़ा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना जाएगा, हमेशा सीधा जाएगा ये चंद्रमा। तारों के समूह या आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये जो देख रहे हैं तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तारों के एक समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि संतों के नाम पर पड़ा है। सप्त ऋषि जो होता है, ये एक ऋषियों के नाम पे ये तारा है। सप्त ऋषि तारा जो आसमान में दिखते हैं, 7 तारों को एक समूह को सप्त ऋषि कहा गया है। वो प्राचीन काल में इनकी मान्यता रहती थी, इनकी संस्कृति मान्यता रहती थी। लोग इनको ऋषियों के नाम दे दिए हैं, जो सप्त ऋषि के नाम में पड़ा है। यह 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का एक समूह होता है, जो सप्त ऋषि तारा मंडल कहते हैं इसे। और ये कहते हैं जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। मतलब कि कह सकते हैं हम कि जब ये नक्षत्र मंडल ये इसका एक भाग है, अर्सा मेजर और बिग बियर का ये एक भाग है, जो सप्तऋषि तारा मंडल ये कह रहा है ना। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो 7 ऋषियों के तारों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जो अर्सा मेजर और बिग बियर हैं। इसमें ये ऋषियों का भी नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आएंगे। अब ये समझते हैं हम इसके बारे में। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। अब आसमान में हम देखते हैं तो उत्तरी तारा जो होता है, उत्तरी तारा कौन है? इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा, अब आसमान में देखिए, वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये उत्तर है, तो हमेशा जो ध्रुव तारा है, ये ध्रुव तारा जो है, ये हमेशा उत्तर दिशा को कहीं भी रहो आप, उत्तर दिशा को ये दर्शाएगा। ये जो तारा है, ध्रुव तारा जो है, ये ध्रुव तारा ये एक ही जगह स्थापित रहता है, एक ही जगह रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये हम जैसे प्राचीन काल में कुछ व्यापारी लोग, कुछ खगोली विज्ञान लोग, ये कुछ व्यापारी या घूमने टहलने वाले, जैसे कह सकते हैं किसी की खोज में निकलना, जैसे वास्को डी गामा या अदर व्यापारी या कुछ लोग आए, वो प्राचीन काल में ये ध्रुव तारे की सहायता से ये दिशा का अनुमान लगाते थे। यह कैसे अनुमान लगाते थे, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये 7 ऋषियों वाला तारा हो गया, ये अब ये मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए 4 3 7, ये मान लीजिए हो गया। अब ये ध्रुव तारा यहाँ पे है, मान लीजिए ये ध्रुव तारा हो गया, ठीक है, ये ध्रुव तारा हो गया। तो यहां से मतलब सप्तऋषि की सहायता से इस पे मतलब एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तब जाके इन्हें ध्रुव तारे के बारे में मालूम होता है।
ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये 7 ऋषियों का एक समूह होता है, ये 7 ऋषियों का समूह है। इसमें से इनकी सहायता से, 7 ऋषियों की सहायता से इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसमें ध्रुव तारे के बीच में, ध्रुव तारे के पास में पहुंचती है। तो यह जो हमेशा ये किसको दर्शाता है? यह उत्तरी दिशा को, ये उत्तरी दिशा को दर्शाता है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये उत्तरी दिशा को दर्शाता है। ये जो दिया है ये क्या दिया है? हम सप्तऋषि को, ये ध्रुव तारे को स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश नहीं होता है। अब ये समझते हैं, कुछ खगोल पिंड जो होते हैं वह प्रकाश नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब तारों के प्रकाश से प्रकाशित कुछ खगोलीय पिंड जो इसमें जो खगोलीय पिंड जो होते थे, उसमें जो कुछ तारे होते हैं वो स्वयं प्रकाश उनका नहीं होता है। ये आइए हम आगे समझाते हैं आपको। तारों का प्रकाश से प्रकाशी मतलब कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते, उसे पिंड को ग्रह कहते हैं। उसी पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह के बारे में आप जानते हैं, सूर्य हमारा एक ग्रह है। सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यह ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। वह चंद्रमा ये कहते हैं कि पृथ्वी, हम समझाते हैं आपको, प्रकाश से होता है, उसी पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह वह होता है, चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक ग्रह है। जो चंद्रमा हो सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका कोई प्रकाश नहीं होता चंद्रमा का। ये हो गया। अब ये समझते हैं हम, ये जो दिया है आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। कह सकते ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका ये उत्तर हो जाता है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। समझ में आया? ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है प्लेनेट, और ये बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इसका यही अर्थ हुआ, चारों ओर घूमने वाला। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। ये दूसरा है, क्योंकि बड़ा है, समझाना भी पड़ता है। अभी इसके आगे यही चैप्टर में हमारे पास कुछ और बच गया है। हम अगले वीडियो में करके उसको भी बताएंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड में थोड़ा सा समझाने में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि जगह के भी वो होता है, दिक्कत होता है। फिर अगर डिजिटल बोर्ड रहता है उसकी बात ही अलग होती है। पर फिर हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, जो अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अब ये दूसरा जो है, कुछ रोचक तत्व के बारे में समझते हैं। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां होती हैं। अब बृहस्पति और शनि यूरेनस के पास एक छल्ला पाया जाता है। छल्ले का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये एक को बना रहे हैं आप, इसकी समझ लीजिए।
रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मान लीजिए ये हो गया, चलो ठीक है, हम बना दे रहे हैं। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये छल्ला है। ये मान लीजिए ये बृहस्पति हो गया, मान लीजिए ये बृहस्पति हो गया। इसी बगल बगल ये छल्ला बना हुआ है, इसके बगल बगल ये छल्ला बना हुआ है, जो विभिन्न पदार्थों से संख्या में, मतलब छोटे छोटे पट्टियां, कण, धूल, मिट्टी के बने होते थे। ये पट्टियां हमें कब दिखाई देती है? पृथ्वी से हम देख सकते हैं। कोई शक्तिशाली दूरबीन जो होती है, जो खगोल शास्त्री के पास होती हैं, खगोल वैज्ञानिक के पास, वो देख सकते हैं। उनके एक दूरबीन से यह पृथ्वी से भी ये छल्ले जो होते हैं, ये छल्ले दिखाई देते हैं, ये वाले बराबर। तो ये इसके बारे में दिया था। और आइए हम देखते हैं सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में समझाते हैं। ये जो दिया है सौरमंडल में पृथ्वी, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, परिक्रमण व परिभ्रमण काल लगभग एक समान है। इसका परिक्रमण और परिभ्रमण एक समान है। शुक्र यानी परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में हम समझाते हैं। परिक्रमण जो होती है, ये परिक्रमा जो होती है, ये चारों ओर घूमने के लिए परिक्रमण कहते हैं इसको। परिभ्रमण जो होता है, ये मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण में काल लगभग एक समान होता है। अपने अक्ष पे घूमने के लिए कह रहा है, ये अपने अक्ष पे घूमने के लिए कह रहा है। तो एक समान, एक वर्ष एक दिन सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसका एक चक्कर लगाते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं माना जाता है। अब ये समझे, पृथ्वी का घूर्ण, मंगल का घूर्ण, पृथ्वी का घूर्ण और मंगल का घूर्ण क्या है, पृथ्वी का घूर्ण, मंगल ग्रह का घूर्ण, दोनों का लगभग सेम होता है। ये सेम हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मंगल ग्रह जो पृथ्वी से लगभग 37 मिनट प्लस है। इसका जो है, ये मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा 37 मिनट प्लस पे चलता है। ये सेम नहीं कह सकते, मगर ये लगभग सेम के बराबर है कि दोनों का घूर्ण काल एक सेम तौर से हम समझ सकते हैं दोनों का, क्यों 37 मिनट प्लस है मंगल ग्रह का। अब ये हम समझते हैं इनके बारे में। ये जो दिया है बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में समझते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 88 दिन में करता है। अब इसमें हम ये जो दिए हैं, इसमें हम यही समझाएंगे आपको, कौन सूर्य की कितनी बार में चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिन में करता है। मतलब वो 28 दिन में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है, ये 59 दिन में पूरा करता है। अब ये हम इसको बढ़िया समझते हैं। घूर्णन काल परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण ये सूर्य हो गया। मान लीजिए ये हम बना दे रहे हैं, सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। अब इसका परिक्रमण जो है, ये इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बुध ग्रह का ही। ये परिक्रमण जो ये कितने दिन में पूरा करता है, 28 दिन में। ये 28 दिन में पूरा करता है। मगर ये इसका घूर्णन काल, ये बुध है, मान लीजिए बुध हो गया। ये बुध का अब समझते हैं, बुध जो है ये सूर्य के परिक्रमण जो है, ये 88 दिन में पूरा करता है। मगर बुध अपने स्वयं अक्ष पे घूमने के लिए यह कितना लगाता है, 59 दिन लगाता है। समझ में आया? घूर्णन और परिक्रमण में यही एक अंतर होता है।
परिक्रमण जो होता है परिक्रमा करता है। अब आप सीधे तौर से समझिए, परिक्रमा जो होती है, जैसे कहते हैं ना भगवान की परिक्रमा कर लीजिए या किसी की देवी देवता की परिक्रमा, घूम के परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा ऐसे 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 घूम के भगवान या किसी देवी देवता का इसमें से है, इसमें पूरी परिक्रमा घूमते हैं। अगर वही परिक्रमा अपने स्वयं ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, घूर्ण हो जाएगा। जैसे हम घूम रहे हैं, ऐसे अगर हम घूम रहे हैं तो ये घूर्ण काल हो जाएगा, हम जगह पे घूम रहे हैं, ये घूर्ण काल हो जाता है। और परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण जो होता है वह जैसे दीर्घ वृत्ताकार में ऐसे घूमते हैं, लंबाई में घूमना पड़ता है, उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। घूर्ण काल स्वयं एक ही जगह रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं। शुक्र ग्रह के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 255 दिन में पूरा करता है। परिक्रमण काल 255 दिन में पूरा करता है शुक्र सूर्य के, और ये घूर्ण काल इसका 243 दिन में पूरा करता है। मतलब कि जो शुक्र है सूर्य के चारों ओर घूमने में यह 255 दिन पूरा करता है, 255 दिन में पूरा करता है। घूर्ण जो है 243 दिन में पूरा करता है। और पृथ्वी की समझिए आप, पृथ्वी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, इसको तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से, 365 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर रोटेशन, अपने अक्ष पे घूमना, ये एक दिन का समय लगता है। अब इसका अब ये मंगल ग्रह के बारे में समझते हैं। हम मंगल ग्रह के बारे में हम इस तरह समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 687 दिन में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए 687 दिन में यह पूरा करता है। एक रोटेशन, एक चक्कर घूमने के लिए अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या इसमें, चंद्रमा 2 है, 2 चंद्रमा इसमें है, जिसे उपग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा कितने हैं मंगल ग्रह में? 2 चंद्रमा हैं। 2 चंद्रमा है, वह सूर्य की एक बार घूमने के लिए, एक बार परिक्रमा करने के लिए लगभग 687 दिन लगते हैं। वही अपने अक्ष पे घूमने के लिए उन्हें लगभग एक दिन का समय लगता है। अब इसमें 2 उपग्रह हैं जिसे चंद्रमा जैसे कहते हैं। बृहस्पति के बारे में समझते हैं। बृहस्पति जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। एक साल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल के लगभग समझ सकते हैं में पूरा करता है। लगभग 12 साल में पूरा करता है। 11 माह या 11 साल 11 माह लगभग 12 साल में पूरा करता है, ये समझ में आया। अपने अक्ष पर घूर्ण लगभग 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। अपने अक्ष पे घूमना वह 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। चंद्रमा की संख्या इसमें कितना दी है? 53। इसमें चंद्रमा कितना है? 53। इसे उपग्रह कहते हैं। अब ये शनि के बारे में समझते हैं हम। शनि के बारे में समझते हैं, ये हमको दिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। वाह भाई वाह, 29। ये जितने घूम रहे हैं, ये मतलब कि जब ये होता है पृथ्वी के सूर्य के, कहाँ बताएं, यहाँ पे बताते हैं हम आपको। जहाँ मान लीजिए ये सूर्य है,
सूर्य है, ये सूर्य है, इसके ऐसे नजदीक दूरी, ये सभी ग्रह हैं, जितना जो जो ज्यादा दूरी पर है वो उतना ही घूर्ण ज्यादा कर रहा है। ये जो बुध है ये यहां से चालू करेगा, छोटे में चालू करेगा, शुक्र है, पृथ्वी है, और ये सब पूरा शनि है, पृथ्वी, ये पूरी जो जिस दूरी ऐसा बढ़ते जाएगी, ऐसा आपका समय दूरी और लगने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, एक जगह जगह पे घूमो तो ज्यादा समय कम लगता है, आप कहीं और घूम के चले आइए तो ज्यादा समय लगता है। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल या गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं, अगर नजदीक जाना है तो आपको समय कम लग जाएगा क्योंकि जल्दी से घूम के चले आएंगे, वही दूर से हम घूम के आएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। जो दिया है, ये शनि ग्रह जो है 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। 29 साल 5 महीने में एक पृथ्वी यानी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ये चंद्र, इसमें घूर्ण जो है 10 क्या दिया है, अपने अक्ष पर घूर्ण 10 घंटे अपने अक्ष पर तो जल्दी घूम लेता है, वो बड़ा घूम जाता होगा, क्योंकि 10 घंटे 40 मिनट में चंद्रमा की संख्या इसमें कितनी दी गई है, 53। 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पे घूम लेता है चंद्रमा, इसमें 53 चंद्रमा है, 53 चंद्रमा है। यूरेनस के बारे में समझते हैं हम। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा काल जो है ये 84 साल में पूरा करते हैं। ये बताइए, ये कितना था, 29 साल में पूरा करते थे, ये 84 साल। यूरेनस और दूरी है, यूरेनस ये पूरा करते हैं, 84 साल में पूरा करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्ण 17 घंटे, क्या कहता है ये, 17 घंटे 14 मिनट, समझ में आना चाहिए ये, 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें 27 है, इसमें 27 चंद्रमा की संख्या है, इसमें 27 है, समझ में आया होगा आपको। मतलब यूरेनस की जो है एक सूर्य की घूमने की, एक बार सूर्य की परिक्रमा घूमने के लिए उसे 84 दिन लगते हैं, 84 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पे घूम जाते हैं, इसमें 27 थी चंद्रमा की संख्या है। अब नेपच्यून के बारे में समझते हैं। नेपच्यून जो है, नेपच्यून ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 164 साल लगता था। बाप रे, 164 साल सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में 164 साल नेपच्यून को लगता है, 164 साल लगता था। अपने अक्ष पर घूर्णन में 16 घंटे 7 मिनट, अपने अक्ष पे घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता था। इसमें चंद्रमा की संख्या कितना है, 13 है, जो 13 है। यही है, इतना आपको समझा दिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, आपको बताएंगे, शायद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।